वो किधर है वो लोग जो आ गए थे जी हम कंप्लेनेंट है, हमारी दिल आजारी हुई है, अरशद शरीफ गद्दार है, किसके कहने पे उन्होंने एफआईआर कटवाई थी, प्रॉक्सी बने थे, स्पॉन्सर्ड एफआईआर। देखिए आमिर साहब, आगे कुछ हो ना हो वो एक अलग बात थी, हमारी हुकूमत की तरफ से क्या कोशिश की गई है और क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ से हुकूमत वक्त पे दबाव डाला गया है कि वो फॉरेन या डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज करें और इस जो असैसिनेशन थी इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, ताकि दोनों मुल्कों में आपस में कोई चैनल्स जो है वो बहाल हो और उसमें दोनों मिल के म्यूचुअली काम कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हमारी तरफ से तो एफर्ट ही नहीं की गई ना, हमारी हुकूमत की तरफ से उल्टा। आपको याद होगा वो मोहसिन दावर ने बयान दिया था कि राजा परवेज अशरफ जो थे वो इसको दबाने पे लगे हुए थे फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अंदर। इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की तरफ तो अभी तक हम गए नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दें, जो 15 एफआईआर उस पर हुई थी सेडिशन की और म्यूटनी की पूरे पाकिस्तान में, उसके पीछे जो लोग थे कंप्लेनेंट्स थे, उनको क्यों अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया? वो इतना मुश्किल काम तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था उनको आइडेंटिफाई करें। वो किधर है वो लोग जो आ गए थे जी हम कंप्लेनेंट है, हमारी दिल आजारी हुई है, अरशद शरीफ गद्दार है, वो किधर है वो लोग? उनको आइडेंटिफाई करें ना। किसके कहने पे उन्होंने एफआईआर कटवाई थी, प्रॉक्सी बने थे, स्पॉन्सर्ड एफआईआर थी, क्या था? उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा करें लेकिन नहीं हुई। और जो रिपोर्ट थी जो हमारे दो पुलिस अफसरान ने बनाई थी, बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी, मैंने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, 500 पेज की, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अब कीनिया की अदालत जो है, जहां का वो शहरी भी नहीं है, वो उसके हक में फैसला कर रही है, लेकिन इस मुल्क का शहरी है वो खुद कहता था, आपने याद होगा उसकी लाइन थी, मैं इस मुल्क का शहरी हूं। लेकिन उस मुल्क की अदालत जो है उसके लिए खामोश है, उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसकी वालदा दरवाजा खटखटाए खटखटाए अदालत का थक गई, वो अल्लाह को प्यारी हो गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन इंसाफ उनको नहीं मिला था। जिससे हमारे ऊपर, हमारी साफी भाइयों के लिए, बरादरी के ऊपर भी ये कर्ज है, और इसको हम इस मुकदमे को ये नहीं है कि ऐसे ही फाइलों की नज़र होने देंगे, हम पूरी नज़र रखे हुए हैं और इसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे। और जैसी कैसी भी ये अदालत है, हमारी नज़र उसके ऊपर है, डिस्कस ज़रूर करेंगे। बाकी ओवरऑल जो ये 27वीं और 26वीं आईनी तरमीमों के जो मकासद थे हमारे लिए, क्योंकि एक के ऊपर हम खुली बात कर सकते हैं कि यहाँ जस्टिस आसिफ साहब जो है उनके साहबजादे का जो एक्सीडेंट वाला वाक़या था, जिस तरीके से वो निपटाया गया, कम से कम एक जज जो कि बिल्कुल लाइमलाइट में आ चुका हुआ था, जिनका कॉन्डक्ट जो है बहुत क्वेश्चनेबल था, और उनके बेटे को जिस तरीके से, नाबालिग बच्चे को जिसने 2 बच्चियों को कुचल दिया था, छोड़ दिया गया, और उसके अंदर इनके ऊपर काफ़ी सवाल थे। तो एक का बहाना करके हम कर सकते हैं, बाकी भी कि ये किस किस्म की ये कंफर्मेशन हुई हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखें बात जहां से स्टार्ट होती है, वो कानून में एक प्रिंसिपल है, ऐसी चीज जिसका एडिफिस या बेसिस जो है वो गलत हो, उसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी होती है, जो सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है, वो सारा भी एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह होता है, उसने भी गिरना ही होता है। देखिए आमिर साहब, वही बात होगी ना, द मोड, द मैनर एंड द मेथड, जिस तरह इनको अपॉइंट किया गया और अब कंफर्मेशन की गई, देखें उसमें रजा किसकी शामिल है, सवाल ये सबसे बड़ा है। कर्टिसी, थैंक यू, 26th अमेंडमेंट, 27th अमेंडमेंट, हुकूमत वक्त की जो रजा है वो शामिल है कि वो चाहते हैं कि ये कंफर्म हो, पहले वो चाहते थे ये अपॉइंट हो। तो इसमें मेरी तो सस्पिशन आएगी कि जी वो लोग जो डिपेंडेंट हैं, जिनकी नौकरी हुकूमत वक्त की मंशा या रजा से, वो आप देख लें इस तरमीम के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने उसमें रिजर्व सीट्स का केस देख लें, इमरान खान साहब की अपील्स देख लें, या सुनी गई कोई चीज तो उसका फैसला बिल्कुल खिलाफ आया, अगर सुना ही नहीं गया, अलकादर केस 1 साल हो गया, वो इसी का मंजूर नज़र है, इन तरामीम का, इसी जुडिशल कमीशन के वजह से, आने वाले जजेस की वजह से, तो हर चीज़ सफ़र कर रही है। जो लिटिगेंट है, जो अग्रीव्ड है, वो हुकूमत वक्त के, उसको तो इंसाफ नहीं मिल रहा, क्योंकि वो जज जो उन्होंने इंसाफ करना है, वो इस वक्त दे आर एक्सटेंशन of the executive branch of the state. They are not independent institution of the state. जो पावर, सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल पिछले 2000 साल से अदलिया के साथ अप्लाई होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में खत्म हो चुका है। उसकी कोई प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि जुडिशरी मैनिफेस्टेशंस की दास्तानें जो हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट में और आईनी अदालत में और हाई कोर्टों में देख रहे हैं, जो मातहत अदालतों में जो जुल्म सितम हो रहा है उसकी एक लंबी दास्तान है। मैं सिर्फ एक वाक़या जिसकी तफसील मैं आइंदा नेक्स्ट वीक बताऊंगा
कि जो ये फिल्मों में बताया जाता था कि जी अब वकील की बजाय लोगों ने जज करने शुरू कर दिए हैं, ऐसी ऐसी दास्तानें आ रही हैं। यहाँ फैमिली अदालत के अंदर जो है एक बच्चों की कस्टडी का एक केस था। नॉर्मली जो 6 महीने के अंदर ये फैसला होना चाहिए, वो केस 2 साल तक लटकाया जाता रहा। उसके बाद जो इसके अंदर कस्टडी की केस के अंदर जो साहब थे कस्टम्स के हैं, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी की एक मुल्तान से पेशावर से एक जज लाई गई। वो इसलिए ये शुबा पड़ता है कि उन्होंने आके 1-2 पेशियों में 2 साल से लटका हुआ पूरा केस भी नहीं सुना। और नॉर्मली छोटे बच्चों की कस्टडी माँ की हक में दी जाती है, उन्होंने माँ के ख़िलाफ़ भी एक फ़ैसला दिया। और दूसरा 2 भाई छोटे, एक शायद 9 साल का, एक 7 साल का, सिबलिंग्स को अलहदा नहीं भाइयों को किया जाता। उन्होंने कहा जी एक बच्चा आप ले जाएं, एक बच्चा आप ले जाएं। और वो ये फ़ैसला करके, और जो ही उन्होंने फ़ैसला दिया उनको वापस पेशावर भिजवा दिया गया। अब वो जो इंटर कोर्ट अपील है उसके लिए वो बेचारी जो है इधर उधर जो है वालदा जो है वो धक्के खाती फिर रही हैं, और कोई नहीं समझा रहा कि जनाब ये हुआ कैसे कि एक टेम्परेरी तौर पे एक जज साहबा लाई गई खातून होने के बावजूद ये फैसला किया, और कैसे वो वापस चली गई। ये इस तरह की मातहतों के किस्से आप तक भी। आमिर साहब मैं आपको बताऊं, ये आप एक एग्जांपल दे रहे हैं। मेरा अपना, मैंने लाहौर हाई कोर्ट में केस किया, अभी ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद अपॉइंट होने वाले जजेस के पास गया, हेबियस कॉर्पस पिटीशन थी।